नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है उत्तर प्रदेश और जिला है गोरखपुर। गोरखपुर में एक थाना है गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो का बसाया हुआ एक बड़ा इलाका है जिसे गीडा कहते हैं, और उसी का एक थाना, वहीं पर एक थाना है, उसका भी नाम थाना गीडा है। सवेरे सवेरे कोई 8 बजे के आसपास कंट्रोल रूम को एक सूचना आई। सूचना ये आई कि गीडा थाना क्षेत्र के मल्हीपुर गांव में, गांव का जो तालाब है उसमें एक युवक डूबा हुआ पड़ा है। घटना सनसनीखेज थी। तालाब में एक नवयुवक का शव पड़ा हुआ था। पुलिस पहुंची, अपने साथ एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड सब ले गई। शव को बाहर निकाला गया और बहुत टाइम नहीं लगा ये पता करने में कि ये शव किसका है। पता लगा कि ये शव रामानंद विश्वकर्मा का है, जो मल्हीपुर गांव का ही रहने वाला है। ये भी पता लगा कि ये अभी 4-6 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले दुबई से लौटा था। ये दुबई कमाने गया हुआ था। खैर, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, रामानंद विश्वकर्मा का परिवार इकट्ठा हुआ, पुलिस थी वहां पर, और सबको एक स्वर से, क्योंकि शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, ताजा कोई ऐसे निशान नहीं मिले जिससे ये लगे कि इसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। इसलिए सब लोगों ने ये मान लिया कि ये, अच्छा, दूसरा ये बताया गया कि इसने शाम को दोस्तों के साथ शराब पी थी। तो ये माना गया कि शराब के नशे में ये दोस्तों के साथ कहीं निकला होगा, तालाब के किनारे बैठा होगा, या फिर दोस्त जब चले गए होंगे तो बजाय घर जाने के तालाब के पास बैठा होगा, नशे में ये तालाब में गिर गया और फिर उसकी मौत हो गई। सबके मन में या सबके दिमाग में यही बात बैठी हुई थी। खैर, मौके पर शव का पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम के लिए सील किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें गले के आसपास वो जो निशान मिला उसका जिक्र पोस्टमार्टम में हुआ और कॉज ऑफ डेथ स्ट्रेंगुलेशन लिखा गया पोस्टमार्टम में। प्रिमा फेसी लाश सबने देखी थी, लेकिन किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया था, क्योंकि ऐसा कोई बहुत, जिसे कहते हैं कि बहुत दिखने वाली कोई बात उसमें नहीं थी। चूंकि डूबने से मौत या इत्तफाकिया मौत हुई थी, लिहाजा पुलिस के रिकॉर्ड में इसे दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं समझी गई थी। बस यही किया गया कि पोस्टमार्टम करा के बॉडी को इन्हें हैंडओवर कर दिया जाए, ये अपना अंतिम संस्कार कर लें। अपराध का होना नहीं पाया जाता। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, घर वालों ने, खासकर उसके पिता ने, मृतक के पिता ने मुकदमा लिखवाया हत्या का, 302, 201 आईपीसी, हत्या और हत्या के साक्ष्य को छिपाने का। क्योंकि कोई ऐसे निशान उस तालाब के आसपास नहीं मिले जिससे ये तय हो सके कि यह हत्या तालाब के किनारे की गई हो। वहां पर
गीडा के थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, एफआईआर लिखने के बाद, उन्होंने घर पर पहुंचकर, मृतक के घर पर पहुंचकर एक एक से बयान लेना शुरू किया कि आखिरकार ये हुआ कैसे। घर वालों ने बताया कि हम सभी लोग घर ही पर थे, रात में खाना खाया, सब लोग सो गए और सोए रामानंद भी गया। खाना किसने बनाया तो ये पता लगा रामानंद की पत्नी सीतांजलि ने ये खाना बनाया था। फिर अचानक ये कब घर से निकला, कब इसके साथ ये हादसा हुआ, ये कोई बताने को तैयार नहीं था। घर में जो लोग सबसे सवेरे उठे, उन्होंने बताया कि सारे कुंडी, दरवाजे, खिड़की इंटैक्ट थे। कहीं से भी किसी के आने का या किसी के जाने का कोई रास्ता नहीं था। एसओ को ये ताज्जुब हुआ कि ये आदमी रात में, अगर हत्या हुई तो बाहर हुई होगी, तो रात में ये निकला कब, किसके संपर्क में आया, और घर में सारे लोग थे, सब सो रहे थे, तो घर में हत्या करने के बाद लाश को कैसे डिस्पोज ऑफ किया गया, ये बात उसको खटक रही थी। पहले उन्होंने, मदन मोहन मिश्रा ने, सारे खिड़की दरवाजे देखे, एक एक से पूछताछ की कि सबसे पहले कौन उठा था, किसने दरवाजा खोला था, उस समय उसके दरवाजे की स्थिति क्या थी, कुंडी लगी हुई थी कि नहीं लगी हुई थी। बार बार पूछने के बाद यही पता लगा कि दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। फिर इस गरज से कि मान लिया घर ही में कुछ हुआ है, घर वालों को नहीं पता लगा, तो आखिर ये मारने के बाद ये बॉडी कहां से ले जाई जा सकती है, या वो शराब के नशे में उठकर क्या किसी दूसरे माध्यम से, किसी दूसरे रास्ते से वो गांव के बाहर जा सकता है। एसओ अपने चौकी प्रभारी आलोक राय को लेकर पहले घर के सभी खिड़की दरवाजों को देखा, रोशनदान को देखा, वॉशरूम को देखा, कहीं से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, न कहीं पर कुंडी के टूटने या उसके साथ छेड़छाड़ करने का कोई सबूत कहीं पर मिला। फिर ये छत पर गए कि आखिर छत से अगर कूदा होगा बाहर जाने के लिए, तो कहीं न कहीं तो निशान बने होंगे। छत से निकला होगा तो किसी पाइप के सहारे कैसे ये गया होगा, ये भी पता करना जरूरी है। छत पर तमाम और खेती किसानी के सामान, तमाम चीजें वहां पड़ी हुई थी, लेकिन उनकी नजर एक टूटे हुए मोबाइल पर पड़ी, जिसका जो पीछे बैटरी वाला कवर होता है वो अलग, मेन बॉडी अलग, और उसमें जो सिम लगा रहता है वो छटक कर, यानी उसमें जो क्लिप लगी होगी, जब वो रिलीज हुई होगी तो वो सिम भी थोड़ा 4-6 इंच दूर मोबाइल से गिरा हुआ मिला। और ऐसा लगा कि किसी से ये गलती से गिर गया है। जैसे कभी कभी आपका मोबाइल आपके हाथ से छटक जाए तो उसका सबसे पहले जो पीछे वाला कवर है, जो जिसको आप बंद करते हैं, वो छटक जाता है। बैटरी वाला अगर मोबाइल है तो बैटरी निकल जाती है। कभी कभी वो जो जगह जहां पर सिम आप फंसाते हैं, किसी दबाव की वजह से खुल के वो निकल जाती है। मदन मोहन मिश्रा को लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है और इससे हमारा काम चल जाएगा। उन्होंने सिम को एक दूसरे मोबाइल में लगाया, उससे किसी दूसरे मोबाइल को रिंग किया तो सिम का नंबर आ गया, मोबाइल का नंबर आ गया। उन्होंने घर के प्रत्येक व्यक्ति से ये पूछा कि क्या आपके घर में किसी का ये मोबाइल नंबर है? सबने साफ इनकार कर दिया कि ये मोबाइल नंबर मेरे घर में किसी का नहीं है। ये और चौंकाने वाली बात थी। इसका मतलब
मदन मोहन मिश्रा ने कहा कि इसका मतलब कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आया था, उसने या तो मार के या बरगला के इसी छत के रास्ते से उसे बाहर ले गया, बाद में हत्या कर दी और गलती से उसका मोबाइल घर में छूट गया, गिर गया। तो एक चीज ये मदन मोहन मिश्रा ने, एसओ गीडा ने तय की कि अब ये निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ बात जरूर है जिसकी गहराई से विवेचना किया जाना जरूरी है। जब घर के सारे लोगों ने इनकार कर दिया, सबने अपने अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स में वो नंबर फीड करके देखा कि किसी के दोस्त, किसी के नात हित रिश्तेदार का तो नहीं है, नंबर से नहीं पहचान में आ रहा। लेकिन सारे फोन बुक से सब ने ये क्लियर किया कि नहीं साहब, हम लोगों के पास ये नंबर उपलब्ध नहीं है, ये परिवार या परिवार से संपर्क रखने वाले किसी व्यक्ति का नहीं है। थानाध्यक्ष ने फौरन उस नंबर को क्राइम ब्रांच को भेजा, मोबाइल से बात की, नंबर नोट कराया और कहा इसका तुरंत सीडीआर मंगवा लीजिए, इसकी लोकेशन देखिए, इसकी बात किससे किससे होती है, यानी बी पार्टी, सी पार्टी और डी पार्टी जितनी भी निकाल सके, इसके ओनर का पता होना चाहिए। करीब 3-4 घंटे में सीडीआर भी आ गई। सीडीआर भी बहुत चौंकाने वाली थी। उस सीडीआर में पिछले कई महीने से, जब तक कि सीडीआर उन्होंने 6 महीने की निकाली होगी, सिर्फ एक नंबर से बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर से। किसी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, कोई उसका नंबर जो आप मिलाते हैं अपने बैलेंस को चेक करने के लिए, कंपनी का नंबर, किसी दूसरे नंबर पर कोई, बल्कि केवल उसमें जो मैसेजेस थे वो मैसेजेस थे कंपनियों के, उसके अलावा कहीं बात नहीं हुई। एक तो इस मोबाइल का पता नहीं लग रहा था, दूसरे अब वो दूसरा मोबाइल नंबर एक मिला, वो भी एक ही नंबर, उस मोबाइल का भी पता किया गया, उसकी भी सीडीआर में सिर्फ इसी नंबर से बात हुई है। यानी दोनों सिम से सिर्फ आपस में बात हुई है, किसी तीसरे से कभी कोई बात नहीं हुई है। इतना कॉन्फिडेंशियली ये ऑपरेशन, या इतना कॉन्फिडेंशियली ये दो लोग आपस में बात करते रहे कि उस सिम का इस्तेमाल सिर्फ आपस में बात करने के लिए किया गया था। क्राइम ब्रांच ने फिर एक नई बात और बताई। उन्होंने ये बताया एनालाइज करके कि दूसरा नंबर जिससे हमेशा बात होती है इसकी, यानी अकेले जिस नंबर से इस संदिग्ध नंबर की जो पड़ा हुआ मिला है उससे बात होती है, उसकी लोकेशन हमेशा स्टैटिक है, एक जगह है जब से उस पर कॉल होनी शुरू हुई है। लोकेशन के बारे में भी बताया कि ये लोकेशन सिर्फ मल्हीपुर की है, उसी गांव की है, और उसी सेल में, यानी 1 2 3 करके 3 सेल होते हैं किसी भी टावर के, तो सेल से ये पता लगता है जैसे बीच में कहीं पर वो टावर लगा हुआ है, तो वो जो है, जो 3 सेल हैं बराबर बराबर एंगल के, तो अगर सेल 1 से ही सिर्फ मैसेज लिए गए या सिग्नल लिए गए, दिए गए, तो इसका मतलब उसका जो फनल बनता है उसी एरिया से वो बातचीत की गई। इंटरेस्टिंग था, इसलिए लोगों ने आके निकाला कि ये उस सेल से बात हुई है जहां पर इसका घर पड़ता है। कैफ के लिए अप्लाई किया गया कि भाई जिस किसी ने लिया होगा, दोनों एक साथ लिया होगा, और किस किस नाम पते से लिया गया है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। कैफ जब आया तो वो सिम जो टूटा हुआ छत पर मिला था वो निकला ब्रज मोहन विश्वकर्मा का। पुलिस ने पूछा कि ये ब्रज मोहन विश्वकर्मा कौन है। पुलिस को यह बताया गया कि मृतक
रामानंद विश्वकर्मा के बहनोई का सगा भाई है। ये कहाँ है? इसने कहा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये दिल्ली में रहता है। लेकिन सीडीआर ये बता रही थी कि उस दिन, जिस दिन ये गिरा है, जिस समय ये सिम इसमें से निकला है, वो टाइम था करीब करीब रात का 1:15 1:15 ये डिटैच हुआ था सिम उस मोबाइल से, यानी उसी के आसपास ये गिरा होगा। और उस समय उसकी लोकेशन वही थी जो दूसरी वाली सिम की थी। पुलिस को थोड़ा सा परेशानी हो रही थी इसको जोड़ने में। बृजमोहन विश्वकर्मा का पता किया गया, कहां पर है। चुपचाप पता किया थानाध्यक्ष गीडा ने। वो समझ गया कि माजरा कहीं पर इसी के आसपास घूम रहा है। पकड़कर बृजमोहन विश्वकर्मा आ गए, थाने पर लाए गए। उनसे पूछा गया कि ये आपके नाम पर खरीदा हुआ सिम कार्ड उस छत पर कैसे मिला, वहां ये किसके पास था, और जिस अकेले नंबर से इस सिम से बात हुई है वो किसका है। तो आप जानते ही हैं कि आसानी से तो कोई बताने वाला नहीं है, जब तक कि उसका राष्ट्रीय कार्यक्रम न किया जाए। पुलिस पूछ पूछ कर ऊब गई। फिर पुलिस अपने साजो सामान के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम पुलिस ने शुरू किया और फिर ज्यादा देर नहीं लगी। चीजें एक एक करके परत दर परत खुल गई। हुआ यूं कि रामानंद विश्वकर्मा की शादी गोरखपुर के ही चिलुवाताल की निवासी सीतांजलि से हुई दिसंबर 2020 में। सीतांजलि शादी करके मृतक के घर आ गई। मृतक सिंसियर आदमी था। उसे ये लगा कि शादी हो गई, पत्नी हो गई, कल को बच्चे होंगे और हमें आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होना होगा। तमाम जुगाड़ करके, लोगों से बात करके फरवरी 2021 में रामानंद विश्वकर्मा कमाने के लिए, उसको वीज़ा मिल गया, पासपोर्ट बन गया, दुबई चला गया। और दुबई जो एक बार कमाने जाते हैं, बहुत दिन की नौकरी हो गई हो तो शायद साल में एक आध बार आने का मौका मिलता है, लेकिन नई नौकरी वाले साल 2 साल के पहले वहाँ से उनका मालिक उनको छुट्टी नहीं देता है। बड़ी मुश्किल से तमाम बहाने कि ये शादी है, उनकी तबीयत खराब है, साल 1.5 साल बाद ही उनको यहाँ आने का मौका मिलता है, दुबई से अपने घर लौटने का। बहरहाल शादी के 2 महीने बाद ही ये कमाने के लिए दुबई चले गए। सीतांजलि घर में थी और रामानंद की छोटी बहन का देवर, जो पकड़े गए महानुभाव थे, बृजमोहन विश्वकर्मा, यानी बृजमोहन विश्वकर्मा की सगी भाभी सीतांजलि थी। रिश्तेदार थे, आना जाना शुरू हुआ। और फिर छोटी छोटी बात में कि भाई आज फला खेत की नाप होनी है, विश्वकर्मा जी हाजिर। आज फला को दवाई दिलानी है, विश्वकर्मा जी हाजिर। बहरहाल आना जाना शुरू होते होते सीतांजलि और बृजमोहन विश्वकर्मा के संबंध हो गए। दोनों हम उम्र थे। सीतांजलि की शादी हुई थी, बृजमोहन विश्वकर्मा की शादी नहीं हुई थी। बेरोक टोक आना जाना हुआ, चूंकि बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार थे।
घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे या रामानंद मृतक के जो माँ बाप होंगे, उनको ये लगा कि भाई हमारी बेटी का देवर है, बेटी के ससुराल से आने जाने वाले को वैसे भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी जाती है। किसी ने कभी टोका टाकी नहीं की, किसी ने कभी शक नहीं किया, किसी को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो दोनों में से किसी से मिलने जुलने के बारे में सवाल पूछे। इसी बीच जब रामानंद विश्वकर्मा को छुट्टी मिली तो करीब 3 महीने पहले उसने अपनी पत्नी को बताया कि आज हमें छुट्टी मिल गई है, मैं 3 महीने बाद घर आऊँगा, फलां के लिए ये ला रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये ला रहा हूँ। ये सब जो दुबई से लोग लौटते हैं, बड़े बड़े ब्रीफकेस लेके लौटते हैं, तमाम उसमें एयरलाइंस के स्टिकर्स लगे रहते हैं। अपना ताम झाम से आदमी आता है ताकि गांव में ये बना रहे कि साहब गया था, वहाँ बहुत पैसा कमा के लौटा है। जैसे ही रामानंद विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी सीतांजलि को ये बताया कि मैं 2 महीने बाद आ रहा हूँ, सीतांजलि ने बृजमोहन विश्वकर्मा को ये बात कम्युनिकेट कर दी कि अब पति के आ जाने के बाद तुम्हारा आना जाना बंद, अब तुम नहीं आ सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें कोई ऐसा बहाना नहीं है कि तुम मेरे घर फ्रीक्वेंट करो, जल्दी जल्दी आते जाते रहो। बृजमोहन ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसका कोई तरीका निकालना पड़ेगा। सीतांजलि ने कहा तुम चाहे जो तरीका निकालो, लेकिन वो पता नहीं कब तक रहेगा और कब तक हमारा तुम्हारा मिलना नहीं हो पाएगा, बड़ा कठिन दौर होगा जीवन का, लिहाजा कुछ ऐसा करो इससे पिंड ही छूट जाए, इससे छुटकारा मिल जाए। बृजमोहन विश्वकर्मा यूट्यूब पर उसने सर्च करना शुरू किया कि आखिर कैसे किया जाए। पहला तरीका ये निकला कि वो लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर जो दुबई की फ़्लाइट आती है, जिस फ्लाइट से रामानंद को आना है, उसको वहाँ रिसीव करेंगे, फिर रास्ते में कोई इंतज़ाम देखा जाएगा। फिर ये आइडिया ड्रॉप कर दिया सीतांजलि ने कि अगर साथ में लेके आ रहे हो, कुछ तुम लोगों ने किया, कहीं न कहीं से पता लग ही जाएगा, फिर सारा शक तुम पे और हम पे जाएगा। कुछ ऐसा करो कि किसी को शक भी न हो और हमारा काम भी हो जाए। फिर ये तय किया गया ठीक है, हम इसका पीछा करेंगे लखनऊ से गोरखपुर के लिए। ये अगर टैक्सी से आता है तो रास्ते में कहीं उतरेगा, चाय के लिए, पानी के लिए और कहीं लघुशंका के लिए, कहीं भी उतरेगा अगर, हम वहीं इसका काम तमाम कर देंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। लिहाजा ये वहाँ अमौसी एयरपोर्ट अपने दोस्त के साथ पहुंच गया। दोस्त का नाम था अभिषेक चौहान, कानपुर का रहने वाला था, बहुत जिगरी दोस्त था। अभिषेक चौहान और बृजमोहन विश्वकर्मा दोनों अमौसी एयरपोर्ट पहुंच गए। एक टैक्सी की इन्होंने और वहां उस फ्लाइट का इंतजार करते रहे, कहीं किनारे बैठ के देखते रहे। तब तक रामानंद विश्वकर्मा बाहर आता हुआ दिखाई पड़ गया। वहां से इसने टैक्सी की, इन लोगों ने गाड़ी पीछे पीछे लगा दी, लेकिन वो टैक्सी गोरखपुर के लिए नहीं की थी, उसने बस अड्डे के लिए की थी। और वो बस पर सवार हो गया, अपनी अटैची वेटैची सब जो पास में रखने लायक है पास में, बाकी ऊपर कैरियर पे चढ़वा के, और बस से वो गोरखपुर के लिए चल दिया। इनका सारा प्लान फेल हो गया कि अब बस में इसे मारना, बस में इसे हटाना रास्ते से बहुत कठिन काम है। लिहाजा ये लोग पीछे 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 पीछे
चले आए। वो गोरखपुर बस अड्डे पे उतरा और वहाँ से सीधे गीडा मल्लीपुर अपने गांव पहुँच गया। रास्ते में इन लोगों ने एक आध बार कोशिश भी की, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ थी कि वहाँ इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि इसे पिज्ज़ा लेने के लिए भेजो, जिद करो कि मुझे आज पिज्ज़ा ही खाना है। ये जाएगा गीडा बाजार में, वहाँ से पिज्ज़ा लेने जाएगा। रास्ते में लौटते समय उसी तालाब के किनारे हम लोग एकांत में खड़े होंगे, उसे गोली मार देंगे। सीतांजलि ने यही किया, जिद करके उससे पिज़्ज़ा की डिमांड की। पिज़्ज़ा की बात करते ही जब बहुत वो एडमेंट हो गई, जिद की, तो रामानंद विश्वकर्मा उसने एक मोटरसाइकिल उठाई और पिज़्ज़ा के लिए वो बाजार की तरफ चला गया। पिज़्ज़ा हट या पिज़्ज़ा शॉप शायद वहां से दूर थी। जाते समय और आते समय अभिषेक और बृजमोहन विश्वकर्मा दोनों तालाब के किनारे घात लगाए बैठे हुए थे, लेकिन जाते समय भी वहां 4 6 10 आदमी तालाब के किनारे दिखाई पड़े और आते समय भी। ये प्रोग्राम भी फेल हो गया। इसने फिर मेहनत करके YouTube पे देखना शुरू किया कि और क्या तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तरीका यह आया कि नींद की गोलियां कितनी डोज या कितनी टेबलेट या कितनी mg अगर खाने के किसी पार्ट में मिलाई जाए, वो 4-5 लोगों को 8 घंटे तक 6 घंटे तक अच्छे से सुला सके, उसकी डोज। हालांकि वो कभी कभी खुद भी इस्तेमाल करता था नींद की गोलियां, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन उसके पास था, इसीलिए वो उसे आसानी से वो 15-20 गोलियां यानी 2 पत्ते उसके मिल गए। वो बहाने से मिलने गया और सीतांजलि को वो पकड़ा दिया और ये कहा कि रात में अच्छे से पीस के किसी चीज में मिला देना, तुम मत खाना, बाकी इंश्योर करना कि सारे लोग खा लें। जब ये अच्छी तरह से सो जाए तब हमें इन्फॉर्म करना, हम लोग आ जाएंगे। इसी बीच शाम को गांव के ही उसके तमाम दोस्त आ गए और उन्होंने ये कहा कि भाई तुम तो खूब कमा धमा के लौटे हो, तुम्हारी चांदी है और आज हम लोगों की पार्टी करो। बैठ के इन लोगों ने छक के शराब पी। उसके बाद घर लौट के आया शराब के नशे में ही, तो वहां सबको खाना खिलाया गया। सब्जी में वो 20 का 20 टेबलेट पीस के मिला दी थी, 20 या 18 जो भी उसने YouTube में देख के निकाला था कि कितने mg अगर इतने खाने में मिलाया जाए तो ये 6-7 घंटे तक आराम से सो सके, मिला दिया। सीतांजलि को छोड़ के सब लोगों ने खा लिया। करीब 12-12:30 बजे सीतांजलि ने हिला डुला के रामानंद को यानी अपने पति को देखा। एक तो शराब का नशा, दूसरा नींद की गोली। खूब धक्का मार के हिला डुला के देखा, उसे कतई होश नहीं था। उसने फोन किया बृजमोहन विश्वकर्मा को और ये कहा कि अब आ जाओ। उसने रास्ता भी पहले से तय कर रखा था कि मेन गेट अगर हम खोलने के लिए उतरेंगे या आएंगे, जरूर किसी न किसी को शक हो जाएगा, लिहाजा तुम पीछे जो वो होता है खिड़की के बाहर जो एक ब्रैकेट सा निकला होता है, सनसेट या कुछ क्या कहते हैं उसको, कि उस पे आराम से पहले आप कूद के चढ़ जाइए, दूसरे को हाथ पकड़ के उठा लीजिए, उसके बाद फिर छत पर आराम से कूद के आ जाओगे। छत से भीतर आने वाला रास्ता या दरवाजा हम खोल कर रखेंगे। 1 बजे के आसपास वो दोनों आ गए, पहुंच गए, देखा वो सो रहा था। सीतांजलि ने उसके दोनों पैर पकड़े, आशुतोष उसके गर्दन पर सवार हो गया, छाती पर बैठ गया और बृजमोहन विश्वकर्मा ने
सीतांजलि की चुनरी से, सीतांजलि के दुपट्टे से उसका गला अच्छी तरह कस दिया। कसने के बाद अब इसका क्या करना है, जब देख लिया कि बिल्कुल कुछ नहीं रह गया, बॉडी ठंडी हो गई, तो उसको तीनों लोग हाथ से उठा के कमरे से छत पर ले गए। फिर दोनों हाथों से यहां ऐसे दुपट्टे को गले में बांधा, गट्ठी लगाई और उसको धीरे धीरे सहारे से छत से नीचे उतारा। और जब वो नीचे उतर गया तो ये दोनों, आशुतोष और बृजमोहन विश्वकर्मा, उसे कंधे पर लाद कर और गलियों से होते हुए सीधे तालाब में पहुंचे। बहुत भीतर तक नहीं गए और वहीं से उसे तालाब में, ऐसे पानी में कि वो उसके उतराने में थोड़ा टाइम लगे और बहुत ज़्यादा गहरे भी न जाए, छोड़कर वहां से वापस आ गए। लेकिन इसी आपाधापी में, इसी जल्दबाजी में कि जल्दी से हटाओ किसी की नींद न खुल जाए, वहां पर बृजमोहन विश्वकर्मा का वो मोबाइल फोन गिर गया। उसने बताया कि हम लोगों ने आपस में बातचीत करने के लिए, कभी कभी मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, कभी ऑनलाइन काम करने के बहाने मैं यहाँ आ जाता था, तो हमने 2 सिम खरीदे थे, एक इसके पास था और एक मेरे पास था, और एक मोबाइल भी इसको खरीद के दिया था, और हमने जो सिम है उसके लिए नया मोबाइल लिया था, और एक दूसरे को ये सख्त हिदायत की थी कि किसी और से इस फोन से बात न की जाए। इसीलिए सीडीआर में कोई दूसरा नंबर नहीं मिला था। लाश को ठिकाने लगाने के बाद दोनों वहां से गोरखपुर बस अड्डे पे आए, दिल्ली चला गया, कानपुर से दिल्ली चला गया बृजमोहन, और चौहान चला गया वहां से मध्य प्रदेश। वो रहने वाला मध्य प्रदेश का था। पुलिस अभी तलाश कर रही है, लेकिन अभिषेक चौहान अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है और बृजमोहन विश्वकर्मा गिरफ्तार हो गया है। पुलिस के पास तमाम सबूत इसके मिल गए हैं, लेकिन ये केस या ये ब्लाइंड मर्डर खुला सिर्फ एक आदमी के दिमाग से। वो था थानाध्यक्ष लीडा मदन मोहन मिश्रा। और मदन मोहन मिश्रा और उसके चौकी इंचार्ज, इन दोनों ने हर कदम पर, वरना ये पुलिस ने भी मान लिया था कि ये डूबने से मरा है। इन लोगों को भी बिल्कुल यही शंका थी कि डूबने से मरा है, इनके घर वालों को भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चलिए आ गया स्ट्रेंगुलेशन, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर मदन मोहन मिश्रा ने ये इंटरेस्ट न लिया होता तो उसको एक्सप्लेन करने के बहुत से तरीके हैं कि साहब जो घास थी तालाब में, जो जलकुंभी जिसे कहते हैं, ये उस फंस गई होगी इसके, और उसी में ये तैरने की कोशिश कर रहा होगा, उसी के निशान पड़े हैं। बहुत ढेर सारे तरीके पुलिस के पास हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन एसओ ने ये मान के कि अगर स्ट्रेंगुलेशन पीएम रिपोर्ट में है तो हत्या हुई है, और फिर धीरे धीरे हत्यारे तक वो पहुंच गया। आज की घटना फिर एक धोखेबाज पत्नी के हाथों एक निरपराध व्यक्ति यानी उसके पति की हत्या हो गई। उस बेचारे का कसूर सिर्फ इतना था कि शादी के बाद किसी तरह जुगाड़ करके वो दुबई गया कि नौकरी कर लेंगे, ताकि 4 पैसे कमा के ले आएंगे तो घर वालों और खासकर पत्नी को ज़्यादा सुविधाएं दे पाएगा। पर घर में पत्नी का हम उम्र रिश्तेदार आने जाने लगा। ना किसी ने टोका टाकी की, ना किसी ने ध्यान दिया। और मैं किस्सा गोई में इस तरह की तमाम घटनाओं का जिक्र करते समय ये बार बार कह चुका हूं कि अगर आपके घर में महिलाएं या लड़कियां हैं तो किसी भी गैर मर्द को, किसी भी पराये व्यक्ति की एक्सेस घर में मत दीजिए, किसी भी कीमत पर मत दीजिए, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों न हो। और
यही यहाँ पर हुआ कि चूंकि घर वालों की बेटी का दामाद था, लिहाजा उसके आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी, कोई टोका टाकी नहीं थी, और वो अपनी भाभी के यहाँ आया। रिश्ते में अगर कहें कि भाभी भी मजाक का रिश्ता और भाभी भी मजाक के रिश्ते में, लिहाजा वो गया और किसी ने कुछ नहीं कहा और बात यहाँ तक पहुँच गई। इस सिलसिले में मैं एक स्टैटिस्टिक्स साझा कर रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। वो स्टैटिस्टिक्स ये है कि आज की तारीख में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में ऐसी 22 महिलाएं जेल के भीतर हैं या जेल में बंद हैं जिन्होंने प्रेमी के चक्कर में या प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और परिवार वालों की हत्या की है। 22 महिलाएं जिन्होंने पति या ससुराल के दूसरे लोगों की हत्या इसी अपने प्रेमी के चक्कर में की है। देखिए, हो सकता है कि बाकी जिलों में भी ये संख्या इसी के आसपास हो, लेकिन चूंकि वहां के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, आंकड़े गोरखपुर के ही हैं, लेकिन गोरखपुर या किसी जिले के लिए ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है कि 22 ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने प्रेम संबंधों के कारण अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और उनके परिजनों की हत्या की हो। तो एक किंवदंती इस सिलसिले में गोरखपुर में है कि ये गोरखपुर के पानी का असर है। स्टैटिस्टिक्स से तो ये बात कुछ कुछ सही लगती है, पर सच्चाई क्या है ये तो इसकी कोई गहराई से स्टडी करने वाला व्यक्ति हो वही बता सकता है, या फिर दूसरे जिलों की भी स्टैटिस्टिक्स हो तभी ये कहा जा सकता है कि गोरखपुर के लिए ये विशेष है क्योंकि यहाँ के पानी का असर है, यहाँ के पानी में ही ऐसा कुछ है, ऐसा कहा जाता है। जो ये 22 महिलाएं वहां पर बंद हैं, इनमें से कुछ घटनाओं को मैं साझा कर रहा हूं आपसे, और इनमें से कुछ मैं बहुत विस्तार में किस्सा गोई में बता चुका हूं। 27 नवंबर 2017 को चिलवाताल निवासी हनीफ मोहम्मद की हत्या पत्नी शायरा खातून और प्रेमी रज्जा ने एक साथ मिलकर की थी। 27 नवंबर 2020 को गोरखनाथ निवासी क्लिनिक कर्मचारी ओंकार उपाध्याय की हत्या उसकी पत्नी नीलम ने कराई थी क्योंकि उसे अपने फूफा से इश्क हो गया था। 5 जनवरी 2016 शाहपुर इलाके के अशोकनगर में अर्चना यादव के प्रेमी फिरोजाबाद निवासी शिक्षक अजय यादव के साथ मिलकर पति यानी अर्चना यादव के पति नेत्र चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी थी। बेटा नितिन उठा और रोते हुए मां की गोद में आ गया। प्रेमी को बच्चे पर दया आई कि भाई इसको जाने दो, लेकिन अर्चना यादव ने खुद ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसको मैंने बहुत डिटेल में किस्सा गोई के एक एपिसोड में बताया भी है। 22 अप्रैल 2017 कैंट इलाके के कूड़ा घाट बिशुनपुरवा निवासी सुषमा सिंह ने प्रेमी डब्लू सिंह के साथ मिलकर 35 वर्षीय विवेक प्रताप सिंह की हत्या कर दी थी। सुषमा सिंह का अपने मायके के कामेश्वर सिंह उर्फ डब्लू सिंह से शादी के पहले करीब 12 साल तक प्रेम संबंध था। परिजनों की गैर मौजूदगी में डब्लू सुषमा के घर भी आया जाया करता था। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में किस्सा गोई के एक एपिसोड में बताया है। 4 मार्च 2018 सिद्धार्थनगर जिले के गुजरवलिया गांव की रहने वाली महिला रुंधा ने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति विजय सिंह और देवर दिनेश सिंह की हत्या कर दी थी। वारदात के बाद पहचान छुपाने के लिए प्रेमी और उसके साथियों ने शव को पेट्रोल से जलाकर सहजनवा क्षेत्र में हाईवे के किनारे फेंक दिया था। इस घटना का भी डिटेल में जिक्र मैंने किया है। ये उन महिलाओं के बारे में है जो गोरखपुर जेल में पति और उसके परिवार के लोगों की हत्या प्रेमी के साथ मिलकर करने के आरोप में बंद हैं। 3 अप्रैल 2018 चिलवाताल के जंगल
नकाहा नंबर 2 कोइलहिया निवासी हार्डवेयर व्यापारी विनोद की हत्या उसकी पत्नी आशा ने प्रेमी अनूप मोदनवाल के साथ मिलकर कर दी थी। शादी के बाद विनोद ने पत्नी आशा को पढ़ाया था, उसको सरकारी शिक्षक बनाया था, नौकरी दिलवाई थी, लेकिन फिर भी पत्नी ने अपने प्रेमी के चक्कर में उसकी हत्या कर दी थी। तो ये घटनाएं आप खुद इस स्टैटिस्टिक्स का विश्लेषण करें, और मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये गोरखपुर के पानी का ही असर है। जो लोग बहुत से ढेर सारे बहुत बड़ी संख्या में लोग गोरखपुर के हमारे किस्सागोई परिवार में हैं, तो ये संख्या देखकर उन्हें भी इस पर विचार करना होगा। दूसरा ये है कि किस्सागोई परिवार के लिए मैं फिर से एक बार वो सूत्र वाक्य रिपीट कर रहा हूँ कि परिवार के लोग हमेशा ध्यान रखें कि कभी किसी पर पुरुष को ऐसे घर में एक्सेस बिल्कुल न दें जहाँ जवान महिलाएं या लड़कियां हों, चाहे वो कितना भी नज़दीकी रिश्तेदार क्यों न हो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।